हम लोग जो हैं वो ट्रू नेगेटिव, यानी नेगेटिव आंसर आया लेकिन सही आया है, सही आया का मतलब है नेगेटिव भेजा, नेगेटिव आंसर था, डिवाइड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपका आंसर गलत हुआ लेकिन पॉजिटिव वजह से हुआ, तो इसका मतलब भेजा जो गया था वो नेगेटिव था। तो ये ओवरऑल आपको एक फॉल्स, यानी जो आपके टेस्ट पार्ट के अंदर जो दूसरी क्लास है, नेगेटिव वाली क्लास है, उसके बारे में बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देता है और उसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी। तो ये दो चीज़ें हमें अपने लाजमी तौर पे अपने डेटा के अंदर जो है वो शामिल करनी होती हैं ताकि हम ये देख सकें कि ये रिजल्ट्स कैसे हैं इसके। रिकॉल हम पढ़ चुके हैं और ये आपको नजर आ रहा है, हाई रिकॉल इंडिकेट्स द, अब देखें क्या लिखा हुआ है, हाई रिकॉल। हाई रिकॉल का मतलब है हाई सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी अगर ज्यादा हो, इस रिजल्ट को देख के बताइए कि अगर आपकी रिजल्ट की सेंसिटिविटी अगर हाई होगी तो इसका मतलब है क्या चीज कम होगा। यानी अगर आपके पास ट्रू पॉजिटिव 50 आ गए और टोटल डेटा भी 50 ही था, तो इसका मतलब है नीचे वाले 50 होगा और ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये अगर बहुत थोड़ा हुआ तो इससे जाहिर ये होता है कि आपके पास जो हाई रिकॉल है या हाई सेंसिटिविटी है वो उस वक्त होगी जब ट्रू पॉजिटिव ज्यादा हो या एफएन कम हो। तो देखिए, हाई रिकॉल इंडिकेट्स द क्लास इज करेक्टली रिकग्नाइज स्मॉल नंबर ऑफ एफएन, यानी गलत रिकग्निशन कम हुई है और सही ज्यादा हुई है, तो वो बेसिकली हाई रिकॉल को रिप्रेजेंट करता है। ये आम सी बात है, यानी अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप बताइए कि सेंसिटिविटी ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि ट्रू पॉजिटिव के रिजल्ट अच्छे रिकग्नाइज हुए। प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन बेसिकली टीपी ओवर टीपी प्लस वन, यानी टू गेट द वैल्यू ऑफ प्रिसिशन वी डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, जो हमारे पास टोटली पॉजिटिव एग्जाम्पल्स होते हैं, by the total number of predicted positive examples. High precision indicate an example labeled as positive is indicated positive. यानी इसका मतलब ये है कि टीपी डिवाइड बाय, अब देखें ये जो हमारे पास पार्ट डिवाइड हो रहा है उसमें ये तो टीपी ही है लेकिन प्लस इसके साथ हो रहा है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपके पास एक्चुअल इसका जो इनपुट था टेस्ट का वो नेगेटिव था लेकिन वो पॉजिटिव रिकग्नाइज हो गया। ठीक है, तो उससे हम इसको बेसिकली डिवाइड करें प्लस करके। अब आप जरा इस बात को प्रिसिशन को सोचने की कोशिश करें। इन्होंने दोनों इम्पैक्ट ले लिए, इसको हम वाइस वर्सा भी निकाल सकते हैं नेगेटिव वाले के लिए भी, लेकिन इन्होंने पॉजिटिव वाले से उसको शो किया है। यानी आप इसको सोचने की कोशिश करें कि अगर आपके पास इसका रिजल्ट हाई आ जाता है, काफी ज्यादा आ जाता है, प्रिसिशन अच्छी आ जाती है इसकी, तो प्रिसिशन अच्छी आने का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो नेगेटिव वाला रिजल्ट है एफपी, जो एफपी है यानी जो जो एक्चुअल में नेगेटिव थे लेकिन पॉजिटिव कॉल हो गए वो बहुत थोड़े हैं। यानी अगर ये वाला पार्ट कम होगा तो इसका रिजल्ट हाई होगा, लेकिन अगर ये पार्ट ज्यादा होगा तो इसका रिजल्ट जो है वो कम, क्योंकि जितना रिजल्ट नीचे बढ़ता चला जाएगा उतना रिजल्ट पुअर होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसलिए आप कह रहे हैं कि इसमें अगर इसका रिजल्ट ज्यादा है तो इससे जाहिर होता है कि एफपी थोड़ा है। एफपी का मतलब थोड़ा होने का मतलब क्या हुआ, इससे ये भी पता चल रहा है कि नेगेटिव वाले बहुत थोड़े गलत हुए हैं। तो ये बेसिकली प्रिसिशन को डिफाइन करता है। प्रिसिशन जो है बेसिकली मजीद यहाँ डिफाइन हुई है। प्रिसिशन का मतलब होता है ये जो है वो बेसिकली ये वाला जो है वो यानी एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट का मतलब है कि ये वाली लाइन अगर एक्यूरेट की, ये वाला इनर सर्कल अगर एक्यूरेट का है या उसके वाइड वाला रीजन, तो ये एक्यूरेसी की तरफ है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, यानी सारे एक तरफ नहीं स्कैटर्ड हुए हैं। लेकिन ये दोनों रिजल्ट प्रिसाइज हैं, ये लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो खैर ये तो जनरल बात समझाने के लिए है, अब मैं तो रिजल्ट इसके मुकाबले में थोड़ा सा वेरी करता है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि हाई रिकॉल, हाई रिकॉल जो है यानी ज्यादा रिकॉल, लो प्रिसिशन। अब आपने सोचना है, यानी एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप इसको सोचेंगे कि अगर आपके पास हाई रिकॉल और लो प्रिसिशन आ रहा है तो हाई रिकॉल का मतलब क्या होता है
कि आपके पास जो है वो फॉल्स नेगेटिव कम है, फॉल्स नेगेटिव जो है वो कम है। तो फॉल्स नेगेटिव अगर कम है और लो प्रिसिशन का मतलब ये है, प्रिसिशन लो का मतलब फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा है। तो कहता है दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव एग्जाम्पल्स आर करेक्टली रिकग्नाइज, सही है, ज्यादातर जो है वो सही रिकग्नाइज में है लो एफ एन होने की वजह से, बट देर आर अ लॉट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, लेकिन वहां पे फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा कि इस तरह की चीजें गो के ये रिजल्ट में रिपोर्ट नहीं करनी होती, हम अपने देखने के लिए रिजल्ट्स निकालते हैं। लो रिकॉल, लो रिकॉल का मतलब ये है कि आपके पॉजिटिव रिजल्ट बहुत ज्यादा गलत हुए। दिस शो दैट वी मिस अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल, बहुत ज्यादा गलत हुए पॉजिटिव वाले। हाई एफएन है, बट दोज वी प्रिडिक्टेड, जिसको हमने प्रिडिक्ट किया है, और इंडीड पॉजिटिव, वो बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट हुए हैं। प्रिसिशन बताता है जो आपने प्रिडिक्ट किए हैं वो बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट हुए हैं। तो ये तो खैर हम अपने रिजल्ट में भी नहीं बेसिकली मेंशन कर रहे हैं, जो आपको मैंने कोर्स प्रोजेक्ट दिया। कोर्स प्रोजेक्ट में बेसिकली मेरे ख्याल है प्रिसिशन दिया है, रिकॉल दिया है, एयूसी दिया है, एरिया अंडर द कफ। एरिया अंडर द कफ बेसिकली हर पॉइंट पे इन दोनों के दरमियान ग्राफ होता है, यानी गालिबन सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का। तो आप जब देखेंगे तो आपको इन दोनों के दरमियान का कर्व जो है एयूसी बता देगा। अच्छा जी, ये तो बेसिकली वैलिडेशन है जो हम यहाँ पे देखते हैं। इन वैलिडेशन में अगर थोड़ा बहुत आगे मतलब गड़बड़ हो तो उसको ओवरकम कैसे किया जाएगा, ये तो हमें बता देता है ना कि ये इशू है, इशू को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। तो कहता है कि इस इशू को कम से कम करने का तरीका ये होता है कि आप अपने रिजल्ट में जहाँ पे स्प्लिटिंग की जाती है उसको बेहतर अंदाज में स्प्लिट करें। यानी जब आप कहते हैं कि भाई मैं 30% अलग कर रहा हूँ, तो जो 30% अलग कर रहे होते हैं इसको इम्प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जो 30% आपने कट किया है और जो रिमेनिंग 70% बच गया है, हो सकता है यही डेटा प्रॉब्लम कर रहा हो। तो हम क्यों ना इसको अच्छे अंदाज में डिवाइड करें, क्योंकि जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं उस वक्त तो रिजल्ट निकालते नहीं है, ना ही आप ये देख के निकालते हैं कि जो 30% क्लिक करके बाहर निकाल रहे हैं तो वो कौन सा डेटा बाहर आ रहा है, पॉजिटिव वाला आ रहा है, नेगेटिव वाला आ रहा है। ठीक है, तो गो के ऐसे तरीके हैं पाइथन में अब बन गए हैं जो बेसिकली इनको स्प्लिट करने के लिए भी बेहतर अंदाज इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरह होता है। अभी तो रैंडम हो रहा था, अब आप कहते हैं कि इन रिजल्ट्स को जो हमने अभी पढ़ा है इसको बेहतर करने के तरीके क्या हैं। तो आप कहते हैं इसके लिए आप क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करें। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, इसकी कोई 4 डिफरेंट मेथड्स हैं क्रॉस वैलिडेशन में। क्रॉस वैलिडेशन के 4 मेथड में से सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक दो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मली यूज किए जाते हैं क्रॉस वैलिडेशन के वो मेथड। तो वो कहता है ये है कि क्रॉस वैलिडेशन जो है बेसिकली क्या है। तो कहता है यहाँ पे मेथड ऑफ एग्जिस्ट एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन एरर, हेल्प सेलेक्टिंग द बेस्ट फिट मॉडल, हेल्प्स इंश्योरिंग मॉडल इज नॉट ओवरफिट। ठीक है, ये बेसिकली इसका हमारे पास फायदा है। यानी आप कहते हैं कि जो मॉडल आपने यानी जो सैंपल आपने उठाया है वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा भी हो या नहीं हो, तो इसको बेहतर बनाने के लिए आप ये मॉडल लेते हैं। ओवर फिटिंग होने के चांसेस होते हैं, अगर आप एक ही ले लेना ये वाला, हो सकता है कि इसकी वजह से ट्रेनिंग करें तो ओवर फिट हो जाएगा रिजल्ट। तो ओवर फिट को बचाने के लिए आप ये कर रहे होते हैं, और अच्छा प्रिडिक्शन रिजल्ट आ जाए जो हमने पीछे पढ़ा है जिसमें सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी वगैरह बेहतर हो जाए, उसके लिए बेसिकली हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। तो ये क्रॉस वैलिडेशन नथिंग बट द सिलेक्शन ऑफ द मॉडल, सिर्फ ये है कि आप मॉडल को सिलेक्शन करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सारा काम सेम करना है। यानी आपसे अभी कहा गया था ना कि स्प्लिट चलाओ, स्प्लिट, तो स्प्लिट जो चलाते हैं उसको बेहतर अंदाज में आप रन कर लें, उसको क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं। कहते हैं इसकी 4 टाइप्स हैं, होल्ड आउट मेथड, के फोर्ड मेथड, लीव वन आउट मेथड एंड बूट स्ट्रैप मेथड। ठीक है, बूट स्ट्रैप तो पढ़ा दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। जो अभी तक हम करते आए हैं ना, जितना काम हम स्प्लिटिंग का करते आए, वो होल्ड आउट मेथड कहलाता है। होल्ड आउट मेथड का मतलब क्या होता है कि आप अपने डेटा को, जो आपको डेटा दिया गया है, अगर ये किसी कंपटीशन से नहीं लिया गया तो एक ही जगह पे सारा डेटा होता है, आपने इसको कट करना होता है
किस बेसिस पे कट करना होता है कि एक पार्ट जो है वो ट्रेनिंग का हो जाए और एक पार्ट जो है वो टेस्टिंग का हो जाए। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग को कट करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल आप अभी तक करते रहे कि 20% अलग कर लो और 80% अलग कर लो, या 30% अलग कर लो और 80% अलग कर लो और 70%, तो ये जो प्रोसीजर आप पिक करते हैं इसको हम कहते हैं होल्ड आउट मेथड। होल्ड आउट का मतलब होता है एक दफा जो सेलेक्ट हो गया बस वही आगे बढ़ेगा, आपके पास और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड होल्ड ऑन मेथड। यानी क्रॉस वैलिडेशन सिर्फ और सिर्फ मॉडल सिलेक्शन है, किस तरह करना चाहिए हमें। तो ये 4 तरीके उन्होंने, यानी 4 डिफरेंट मेथड्स इन्होंने हमें बताए हैं। इनमें से पहला मेथड हमारा होल्ड आउट है। हम करते रहे, हमें नाम नहीं पता था, अब नाम पता चल गया कि जो स्प्लिटिंग टेक्निक हम करते रहे वो होल्ड आउट मेथड कहलाता है। ठीक है, यानी एक पोर्शन टेस्ट के लिए, एक पोर्शन ट्रेनिंग के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे समझाने के लिए भी डायग्राम दी है कि होल्ड आउट मेथड को अगर आप देखें तो द होल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन मेथड इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। In this method, you randomly assign data point to two set. The size of the set does not matter. आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक टेस्ट सैंपल के लिए कर देते हैं और एक जो है बेसिकली ट्रेनिंग के लिए कर देते हैं। तो ये एक मेथड है जो हम करते रहे। तो इसमें कुछ सीखने, उसके बाद जो काम करना है एक्चुअल तो वो है ना, लेकिन ये जो क्रॉस वैलिडेशन के टेक्निक है, होल्ड आउट मेथड में ओवरफिटिंग को हम बहुत अच्छे तरीके से कैटर नहीं कर सकते। यही वो वजह है कि होल्ड आउट मेथड कम यूज होता है। कर तो लेते हैं हम लोग लेकिन कम यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें ओवरफिटिंग और जो दूसरी प्रॉब्लम थी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वाली, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो उसको खत्म करने के लिए हम इसी क्रॉस वैलिडेशन के दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। वो कहता है के फोल्ड मेथड। के फोल्ड मेथड सबसे पॉपुलर मेथड है क्रॉस वैलिडेशन का। के फोल्ड मेथड इज वेरी पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड जो है के फोल्ड है। इसके थ्रू काफी आप अपने डेटा को अलाइन कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं कि इसमें ओवरफिटिंग ना हो। आप सेव कर लेते हैं कि इसमें जो है वो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के इश्यूज सॉल्व हो जाए। इसमें होता क्या है कि आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा आपको दिया जाता है, इसके आप डिफरेंट पार्ट्स बना लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको जो डेटा दिया गया था, इसमें आपने उसके 5 पार्ट्स बना लिए। अब जो 5 पार्ट्स बन गए हैं, इसमें से जो पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है, ये पहली दफा में ये टेस्ट डेटा होगा। ठीक है, 5 पार्ट में से ये टेस्ट डेटा होगा और बाकी सारे के सारे को आप एज अ ट्रेनिंग यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ रही। और ये बन जाएगा ऐसे ही जैसे होल्ड आउट है। अब ये वैलिडेशन नहीं है बल्कि ये ट्रेनिंग है और ये जो है वो टेस्ट है। फर्स्ट टाइम में तो पहला डेटा जो है टेस्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास अभी होल्ड आउट था। ये टेस्ट के लिए हो गया, बाकी ट्रेनिंग है। इसको स्प्लिट करने के बाद इसके रिजल्ट्स निकाल लिए जाते हैं, मॉडल बनाया जाता है, फिर मशीन लर्निंग लगा के रिजल्ट्स, तो रिजल्ट अपने पास स्टोर कर लेते हैं। रिजल्ट स्टोर करने के बाद, क्योंकि इसके 5 हमने पार्ट बनाए हैं, उसके बाद फिर हम इसको जो है बेसिकली दोबारा से इस पे वर्किंग करते हैं। दोबारा से वर्किंग क्या करते हैं कि अब अगले वाले पार्ट को हम वैलिडेशन डेटा कह देते हैं और बाकी सारा डेटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो ये जो बाकी रिमेनिंग डेटा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो, इसे ट्रेन करते हैं और ये डेटा जो है वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करके इससे फिर रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो 2 रिजल्ट आ गए हमारे पास। फिर उसके बाद इसके अलावा इसको वैलिडेशन डेटा बना देते हैं। वैलिडेशन मतलब वो टेस्ट डेटा। और ये पार्ट जो है बेसिकली, ये पार्ट और ये 2 पार्ट, इनको हम ट्रेनिंग, और इस तरह से सारे पार्ट को बारी बारी टेस्ट डेटा बना दिया जाता है। होल्ड आउट में एक को ही होल्ड कर लेते हैं। इसमें बेसिकली वेरिएशन के साथ हर पार्ट को टेस्ट डेटा बनाया जाता है, हर जगह से टेस्ट सैंपल निकाले जाते हैं। अब अगर होल्ड आउट की वजह से इस तरह से अगर आप करते हैं और ये वाला रिजल्ट बायस होता है तो आप इसी पे इक्तफा कर लेते हैं होल्ड आउट में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर इसने रिजल्ट गलत दिया है तो आगे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अब टेस्ट डेटा आगे चला जाएगा और ये ट्रेनिंग में शामिल हो जाएगा। इस तरह सारे फ्लेवर ट्रेनिंग में, सारे फ्लेवर टेस्ट में जो है वो आपको मिल जाते हैं।
और आप जो बाकी सारा काम सेम ही हो रहा होता है जैसे आप कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली के फोल्ड मेथड। के फोल्ड का मतलब के यहाँ पर बता रहा है कि इसके कितने पीसेस बनाने। अगर 3 फोल्ड लिख देते तो बेसिकली आप 3 पीसेस बनाते। 5 फोल्ड लिख देते तो 5 पीसेस बनाते। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इज वन वे टू इम्प्रूव ओवर होल्ड ऑड मेथड। होल्ड ऑड मेथड को इम्प्रूव करने का है। द डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू के सबसेट। हम इसको के सबसेट में डिवाइड करें। अगर वो कहते हैं 5 फोल्ड कर दो तो हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एंड होल्ड ऑन मेथड इज रिपीटेड के टाइम। और इसी तरह से जब हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो 5 दफा होल्ड ऑन मेथड चलता है। मानी एक को अगर पिक कर ले तो फिर मेथड तो होल्ड ऑन ही बन जाता है ना। लेकिन और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो इंडिविजुअल रिजल्ट के मेजोरिटी वोटिंग के बेसिस पे किया जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि अगर ये वैलिडेशन था, ये वैलिडेशन था, ये तो इसके जो रिजल्ट्स आए उनकी बेसिकली क्या प्रिडिक्शन थी। Each time one of the k subset is used as the test set and the other k minus 1 subset are the together जो बच गए together to form a training set। बाकी सारे ट्रेनिंग सेट है। तो ये दो पॉपुलर मेथड हो गए। एक तो हम आंख बंद करके यूज करते रहे लेकिन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे थे। लेकिन जो हम के फोल्ड मेथड यूज करते हैं ये बहुत पॉपुलर है और इससे कई एक्चुअल रिजल्ट भी निकाले जाते हैं। एक्चुअल रिजल्ट का मतलब है कि एक्चुअल रिसर्च में। फिर वो कहता है लीव वन आउट। लीव वन आउट मेथड ये होता है कि जैसे जो हमारे पास के फोल्ड मेथड है इसमें आप ट्रेनिंग का एक साइज बता देते हैं, इतना बड़ा साइज टेस्ट के लिए होगा, बाकी सारे ट्रेनिंग के लिए। मिसाल के तौर पे अगर ये 1000 डेटा है तो आपने कह दिया 200 डेटा टेस्ट के लिए होगा, तो फिर 800 डेटा जो है वो ट्रेन के लिए होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसकी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन लीव वन आउट में इसी मेथड को और ज्यादा रिगरस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि आप यहाँ पे कह देते हैं कि 200 डेटा टेस्ट के लिए है। लीव वन आउट कहता है कि अगर आपके पास 1000 डेटा है तो एक डेटा खाली टेस्ट के लिए है और 9999 डेटा जो है वो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद जब उसके लिए टेस्टिंग हो जाए तो फिर अगला वाला, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला, और इस तरह एक एक करके आगे बढ़ना इज कॉल्ड लीव वन आउट। Leave one out cross validation is a k-fold cross validation taking to its logical extreme with k equal to n, the number of data point in the set. That means that k separate times, ठीक है, the function approximately is trained on all the data except for one point on the prediction is made for that point। यानी सबके लिए ट्रेन होता है सवाए एक के। जो ये बताना चाह रहे हैं ना कि अगर आपके पास डेटा है तो सिर्फ एक डेटा बाहर निकालते हैं, बाकी सबके लिए ट्रेन होगा। अगली दफा क्या होगा कि एक डेटा खाली बाहर आ जाएगा, बाकी सबके लिए ट्रेन होगा। तो एक वक्त में एक डेटा को आप लीव कर देते हैं, लीव वन, एक डेटा को लीव कर देते हैं और बाकी को क्रॉस वैलिडेशन यानी ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन लीव वन आउट मेथड। तो लीव वन आउट एंड k-fold method are same, but the number of elements, number of basically test data and train data are different, selection of the test data। अच्छा, उसके बाद है जैसे ये दिया हुआ इन्होंने कि जैसे आपने ये वैलिडेशन के लिए लिखा, बाकी सारे के सारे ट्रेनिंग में, फिर इसके बाद इसको वैलिडेशन पे, तो एक डेटा खाली वैलिडेशन पे जाता है, तो इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। उसके बाद है आपके पास बूट स्ट्रैप्स। बूट स्ट्रैप में आपके पास ट्रेनिंग डेटा के आप बूट स्ट्रैप में आप ट्रेनिंग डेटा के कई सैंपल्स बना लेते हैं, ठीक है, और रिपीटेड भी होते हैं बूट स्ट्रैप में। तो एक सैंपल B1 हो गया, एक सैंपल B, तो ये जो होते हैं ये रिपीटेड भी होते हैं। यहाँ पर ये रिपीटेड नहीं थे, यानी रिपीटेड से मुराद ये है कि अगर ये ट्रेनिंग में है तो ये टेस्टिंग वाला डेटा अपने पास अलग से रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप बेसिकली कहते हैं कि पहले B1 है, फिर B2 है, फिर B3 है, B4 है, और ये रिपीटेड भी हो सकते हैं। There are many ways of measuring a model accuracy. However, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आखिरी स्लाइड थी हमारी बूट स्ट्रैप की। बूट स्ट्रैप हमारी आखिरी स्लाइड थी और ये बेसिकली मैंने आपको अभी बूट स्ट्रैप का मेथड रैंडम फॉरेस्ट में भी पढ़ा दिया था। तो ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, स्लाइड में भी डाली है मैंने। ये मैं मीन एब्सोल्यूट एरर वगैरह सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, फॉर्मूले भी मैंने आपको शो किए थे, इसको रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं। ये भी मैंने बताया था आपको कि क्या इश्यूज आ जाते हैं अगर आप मीन स्क्वायर एरर को सही से हैंडल नहीं करते तो।
अच्छा जी, ये हमारे पास मेजरिंग बेसिकली, ये हमारे पास परफॉर्मेंस मेजर की कुछ टूल्स थे जो हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल कर भी रहे हैं हम। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल है बात समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरह से काम जो है वो होता है और किस तरह से हम काम को कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने कोड की तरफ। क्रॉस वैलिडेशन का तो मुझे याद नहीं कि मैंने लिखा नहीं लिखा, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट और दूसरा कौन सा है, क्या नाम है उसका, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का कोड देख लेते हैं। अगर ये हमें मिल जाता है तो इन दोनों के कोड मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको ये रन होते हुए नजर आ जाए। अच्छा, तीसरा टॉपिक हमारे पास है आज का जो मुझे कराना था, वो है क्लस्टरिंग। करने को तो बहुत कुछ है लेकिन क्लस्टरिंग कराना था। तो अभी देखते हैं, पाई में ओपन हो जाता है, मैं भूल गया ओपन करना, ओपन हो जाता है। तो मैं आपको पहले कोड समझा दूं, फिर क्लस्टरिंग के कुछ पार्ट समझा देता हूँ। एक मिनट देना मुझे। कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई बात अगर पूछनी हो तो यू कैन आस्क। पढ़ने को तो जाहिर है वो तो चीज़ें बहुत सारी हैं जो आप साथ साथ उसको पढ़ते रहोगे। अब क्रॉस वैलिडेशन नई चीज़ आ गई, तो वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, इस ये तो आपने खुद तो कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ बता देते हो कि ये क्रॉस वैलिडेशन में जाएगा। और क्रॉस वैलिडेशन में जब उसको भेजते हो तो फिर आप उसको बता दो कि इसके कितने बेसिकली वैलिडेट रिजल्ट बनाने हैं, पार्टीशन कितनी करनी है, वो पार्टीशन बना के आपको रिजल्ट दे देता है। तो इस तरह से बेसिकली आप अपने रिजल्ट को सॉल्व करते हो। अच्छा जी, मैं जाता हूँ इस प्रोजेक्ट, खोलता हूँ उसका, ओपन। उसके बाद है हमारा टी कॉलन, टीचिंग सब्जेक्ट, डेटा साइंस। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में डिसीजन ट्री डिस्कस किया था ना। आज रैंडम फॉरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। शेयर करूं? अच्छा जी, शेयरिंग कर देते हैं इसकी स्क्रीन, और ये स्क्रीन शेयर हो गई ना। अच्छा जी, देखें इसमें हमें बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट जो हम काम कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर जो हमने डिसीजन ट्री में किया था। डेटा सेट वही लिया है, सबसे पहले इंपोर्ट किया हमने पांडास की लाइब्रेरी। तो पांडास को हमने इंपोर्ट करके जो उसके एलियासेस बना दिए, पीटी इसी नमपाई यूज हो ना हो। फिर सेकंड लर्न की मॉडल सिलेक्शन में से हमने ट्रेन टेस्ट का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद फिर इसी तरह से ensemble मेथड में रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर हमने सेलेक्ट किया। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि रिग्रेशन भी कर सकते हैं इससे। फिर साइकिट लर्न से आपने मैट्रिक्स यानी जो हम परफॉर्मेंस मेजरिंग पढ़ रहे थे उसमें से सिर्फ एक्यूरेसी का मॉडल आपने यहाँ पे पिक कर लिया। ठीक, जितना काम हमें करना था। उसके बाद आपने डेटा को रीड किया, डायबिटीज वाले डेटा सेट को। इस डायबिटीज वाले डेटा सेट को आपने यहाँ पे हेड के तौर पे वो कर लिया, क्या कहते हैं उसको, 5 डेटा रीड कर लिया। अच्छा, इसमें एक बात और भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम पी डी डॉट, एक मिनट में कोड सेट आ रहा होगा, सेट ऑप्शन। सेट ऑप्शन अगर ऑन कर दूं, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेट ऑप्शन में, इसके आर्गुमेंट में क्या आता है, कॉलम नहीं, सी ओ एल यू एम एन, कॉलम नहीं, कॉल। शायद किसी को याद हो तो बता दे। डिस्प्ले, डिस्प्ले, अच्छा 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 अच्छा, डिस डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले भी नहीं आ रहा बेटा यहाँ पे। इसकी जो हमने इंटेलिजेंस में नहीं बता रहा, एक मिनट देना, मैं ज़रा तुम लोगों को बता दूंगा, शायद तुम लोगों को फ्यूचर में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। मैं एक मिनट बताता हूँ।
कहाँ पे था अभी मैं? मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, प्रोजेक्ट डेटा साइंस का, और मैं था यहाँ पे। ये अल्लाह, नॉर्मली लोग सेट, हाँ डिस्प्ले तुम सही कह रहे हो, डिस्प्ले है, मैंने भी लिखा था ना इसको, भूल जाता हूँ। सही कह रहे थे तुम, डिस्प्ले है। ये 2 लाइनें लिख लिया करो। सही लिखा था तुमने भाई। कौन है ये जिसने सही बताया था? नाम तो देख लो उसका। हाँ हम सही बोला तुमने, डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम 1000 कर लिया ना, तो यानी नॉर्मली हमारे पास कॉलम में डॉट 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 आ जाता है, तो वो बच जाएंगे हम इससे। तो अगर मैं यहाँ तक को रन करता हूँ, डिबगिंग करता हूँ उसकी, ये रहा। तो डिबगिंग अगर मैं करूँ, कौन सा है? रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट। तो आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा, और इसकी सारी फील्ड डिस्प्ले करनी चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि जब हम ये नहीं लगाते ना, कॉलम विड्थ नहीं देते इसको, तो वो बेसिकली बीच में डॉट डॉट लगा देता है। तो अब वो भी रन कर रहा है। स्लो चलता है यार। अच्छा, जब तक मैं समझाता हूँ ना। आ गया। अच्छा, इत्तेफाक है कि तो बेचारे की कॉलम ही 2 है। तो वो यहाँ डिस्प्ले हो गया है। और आपने कहा कि ये डिस्प्ले जो हुआ है वो है एज और बाय, 2 ही कॉलम है इसके, एज और बाय। तो ये 2 कॉलम जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, किस तरह से इसकी मॉडलिंग करने जा रहे हैं। डेटा चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो जो एक्चुअल मकसद है हमारा वो ये है कि आपने कहा कि डेटा डॉट ड्रॉप, जो इसमें आउटकम्स वाला कॉलम है उसको अलग कर लिया, और उसके बाद यानी उसको ड्रॉप करके जो बच गया है वो इनपुट ट्रेन में डाल दिया, और उस आउटकम वाले को हमने इनपुट में डाल दिया, इनपुट टारगेट में। ये आपकी मर्जी, ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे डिसीजन ट्री में किया था। फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क सिर्फ ये आएगा कि आपने स्प्लिट भी कर दिया 30% से, स्प्लिट करना आप सीख चुके हैं। सिर्फ यहाँ लिखेंगे, जब मॉडल बनाएंगे ना, तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, जब यहाँ पे मॉडल बनाने जाएंगे, तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में भी आपने बता दिया कि इसको इंट्रोपी से करना है, और एस्टिमेटर इसके 100 है, यानी टोटल कितनी ट्री बनेंगी, तो एस्टिमेटर कहते हैं ट्री को। और हर ट्री की मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? 3 है। इस तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स आप दे के रैंडम फॉरेस्ट की क्लासिफायर के थ्रू मॉडल जनरेट कर लेते हैं। हर मॉडल 100 मॉडल होंगे, हर मॉडल की डेप्थ 3 होगी, समझो। और उसके बाद मॉडल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडल की क्या सिचुएशन है, और उसके बाद आपने प्रिडिक्शन के लिए टेस्ट डेटा भेज दिया यहाँ पे, और एक्यूरेसी यहाँ पे आपने निकाल दी इसकी। अगर इसको हम चलाते हैं, रन करते हैं प्रॉपरली, रन रैंडम फॉरेस्ट, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, देख लेते हैं इसकी एक्यूरेसी। अच्छा, इशू ये है कि इसमें हम यहाँ पर इसको रोकना पड़ेगा, 1 मिनट रोक लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें ये भी चलाया हुआ ना, डिबगिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, डिबग कर लेते हैं, डिबग इन द फॉरेस्ट। अच्छा, मैं गलती कह गया था, ये बेसिकली इसके ज्यादा कॉलम्स हैं। इसका कॉलम है, ठीक है, ये सारे कॉलम इसके एग्जिस्ट करते हैं, आउटकम्स वाला कॉलम इसके हिट हो रहा है, 5 इसने शो किए हैं, और बाकी सारे ओपन कर दिए। अगर आप इस तरह से इसकी कॉलम लेंथ नहीं डिसाइड करते, तो ये बेसिकली एक एक करके डॉट डॉट लगा देता। हमारे इस केस में एक्यूरेसी 75% आई है, ठीक है, जो हमने रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई किया। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो क्लासिफायर होता है वो मेजोरिटी वोटिंग को इस्तेमाल करता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट, यहाँ पे देखना अब आगे क्या कर रहा हूँ मैं, रैंडम फॉरेस्ट का जो रिजल्ट आया था, इसकी हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, मैं इसको रोकता हूँ और आपको शो करता हूँ। यहाँ से जो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए रन हो रहा है। तो देख रहे हैं, सेकंड लन से इंपोर्ट कर लिया हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का हमने जो है इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद ये कहता है कि रिजल्ट
इज इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स किस चीज का चाहिए आपको? आप कहेंगे वो रिजल्ट जो मैंने प्रिडिक्ट किया और वो जो इसके एक्चुअल थे, इनके दरमियान कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और यही दोनों चीजें एक्यूरेसी में भी देते हैं आप, यही दोनों चीजें एक्यूरेसी में भी देते हैं। तो कह रहे हैं जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी में भी यही दोनों चीजें देंगे। जो टेस्ट वाई का रिजल्ट था जो यहाँ से स्प्लिट में हासिल हुआ था, टेस्ट वाई, और जो आपने प्रिडिक्ट किया है अभी मॉडल से, ये रहा, ये दोनों आप भेज दें कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे डिजाइन होके आ जाएगा। ठीक है, कैसे डिजाइन होगा वो बता रहा है कि जब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ये देखते हैं और डिजाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें इसकी वैल्यूज, क्योंकि आप शो नहीं हो रहा होता, तो वो वैल्यूज को अलाइन करने के लिए आर ए वेल की वे फंक्शन जो इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से अलाइन करने में दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ उसको। यानी हॉरिजॉन्टल टाइप में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। डीबग करते हैं यहाँ तक, यानी आप ये चाहते हैं ना कि इनके रिजल्ट इसमें असाइन हो जाए, तो जो करस्पॉन्डेंस वैल्यू थी वो देने के लिए आप इसकी, अच्छा जी, ये देख रहे हैं आपके पास अब रिजल्ट 67 हो गया है और ये बेसिकली 4 एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है, जो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। ये जो 4 एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, ये 4 एलिमेंट्स में से आपको कैसे पता चलेगा TPFN कौन से हैं? क्योंकि इसने तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये ट्रू क्लास है और ये प्रिडिक्टेड क्लास है। तो अब रटा हुआ तो नहीं है ना कि ये पहला वाला ही ट्रू क्लास होगा हमारा, ये कहीं लिखा हुआ थोड़ी है, या यही हमारा FN होगा। अब ये तो डिपेंड करता है कि उसने, यानी पाइथन ने इसको सॉल्व करते वक्त क्या मायने रखे थे इसके। तो जब ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो और उसको हमें लीनियर बनाना हो, टू डायमेंशन को लीनियर बनाना हो, तो हम आर वैल्यू जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं यहाँ पे, जो इन्होंने वैल्यू इस्तेमाल किया है, आर ए वेल, यानी इसके मुझे एब्रिवेशन याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मकसद इसका यही है। तो जब हम इसको इस तरह से करते हैं तो ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ये जो पहली वैल्यू है वो TN है, तो हम इसको TN को असाइन करते हैं फिर लीनियर करके, लीनियर बना के। या आप जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना RVL के, तो वो आपको बताएगा कि हम इसको लीनियर किस पैटर्न से बनाते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ जाएगा। दूसरी वैल्यू को FP में, पहले को देखो TN है, ट्रू नेगेटिव, दूसरा है फॉल्स पॉजिटिव, तीसरा है फॉल्स नेगेटिव, फिर ट्रू पॉजिटिव। ये वैल्यू आपने इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से इसको हासिल करवा दी। इसकी वजह ये थी कि ये जो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है, वो रिजल्ट जो आपने हासिल किया यहाँ पे, ये रिजल्ट से आप खुद भी एक्यूरेसी वगैरह निकाल सकें। तो आप अगर एक्यूरेसी वगैरह देखें तो SC निकालने का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, SP लगाने का फॉर्मूला लगा दिया, और सो ऑन। इस तरह से अगर आप चेक करना चाहें तो जो एक्यूरेसी इस वक्त करंटली इस फॉर्मूले से आई है, वही एक्यूरेसी आपके पास यहाँ पर जो हमारे एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला उससे भी आना चाहिए। क्या फॉर्मूला एक्यूरेसी का? TP प्लस TN डिवाइड बाई सारे नंबर ऑफ डेटा सैंपल, वो सारे नंबर यहाँ दे देंगे। तो इस तरह से आपको, तो इन्होंने यहाँ पे SESP निकाला है, यानी ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, प्रिसिशन भी निकाला है इन्होंने, और वो यहाँ प्रिंट करा दिया। अब अगर मैं सारा चलाऊं तो सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और ये रन कर देता हूँ मैं रैंडम फॉरेस्ट को। और मैंने भी ये जो लिखा है ये डॉक्यूमेंटेशन देख के लिखा है, ये वाला जो RVL लिखा है ना मैंने, तो वो डॉक्यूमेंटेशन को देख के कि किस तरह से मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या है, ये बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है। तो अब देख रहे हैं सेंसिटिविटी का रिजल्ट आ रहा है 3.35। अब देखिए 0.35 तो अच्छा रिजल्ट नहीं है ना सेंसिटिविटी का, यानी ये पॉजिटिव रिजल्ट के लिए इस वक्त हमारा अच्छा क्लासिफायर नहीं है ये। लेकिन स्पेसिफिसिटी जो है देखिए 95 आ रहा है, और इन दोनों को मिला के रिजल्ट देखें 81 आ रहा था। मुझे यार 81 अच्छी क्लासिफिकेशन है, लेकिन सेंसिटिविटी यानी पॉजिटिव क्लास के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं है। ये मेरे समझ आ रही बात है, ये हम अभी बासानी देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम ये चीजें यहाँ बासानी देख के अपने रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो भी रहे हैं। सॉरी मैं गलत क्या गया, ये जो तीसरा रिजल्ट है ये प्रिसिशन का है, ये लिखा नहीं है, इन्होंने PR प्रिंट कराया ये रहा, और एक्चुअल में एक्यूरेसी अभी 73 आ रहा है। तो ये बेसिकली कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको दिखाने थे, जो शो करने थे कि इस तरह से रिजल्ट्स जो है वो शो किए जा सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं सॉल्व आसानी। इन्होंने यहाँ पे शायद इसी को फर्दर
RF को सॉल्व किया है के फोल्ड मेथड से। के फोल्ड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की है या किया? अभी ये देख रहा हूँ मैं असल में। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट रैंडम फॉरेस्ट, नहीं के फोल्ड मेथड लगाया नहीं है कहीं पे, कहीं इस्तेमाल नहीं किया। कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाले सवाल सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, इसको देख लेते हैं। के फोल्ड चार्ट लगाया मैं, वो के फोल्ड जो कॉलम हो गया तभी हम देख रहे थे। नहीं, देखिए ये तो ये भी वही लाइन है जो उसने ली है। के फोल्ड मेथड अगर लगा होगा तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन शो नहीं किया होगा कहीं पे भी। ठीक है, यहाँ तक बात पूछनी तो आप पूछ लीजिए, और अगर नहीं पूछनी तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि रिजल्ट्स आगे हम जो पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ लें। जी सर, कोई बात पूछनी है? 2 सवाल आए हुए, पूछ लेते हैं। सर ये कोड शेयर, ये मेरा ख्याल है कोड मैंने लास्ट टाइम भी शेयर कर दिए थे, ये वाला, ये कोड फिर शेयर कर दूंगा सर। ट्री मतलब नोट्स होगी जी, ट्री मतलब नोट्स होती है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने आपसे कहा था कि आपने मेहनत करके देखना है कि जो ट्री बनती है वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं, इसके अंदर प्रिंट करा सकते हैं। तो वो कैसे प्रिंट होंगी कि मेरा इस वक्त ट्री कैसा बना है वो देखना चाह रहा हूँ, तो पाइथन कैसे, जैसे मॉडल बनाता हूँ ना मैं, तो खैर ये तो रैंडम फॉरेस्ट है, तो रैंडम फॉरेस्ट में तो कई ट्री होंगे, लेकिन जब डिसीजन ट्री हमने पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि ट्री भी बनते हुए देखिएगा कि क्या ट्री बन रही है, ताकि आपको पता हो कि ये ट्री बनाई जा रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरिंग सवाए क्रॉस वैलिडेशन के। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्यों नहीं लिखा क्रॉस वैलिडेशन, खैर चलो ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको अनशेयर करके आगे थोड़ा सा आपको मैं फ्लेवर दे देता हूँ किसका, ये जो हमारे पास क्लस्टरिंग होती है, फिर मैं बंद कर देता हूँ लेक्चर में। क्लस्टरिंग क्या होती है? ये डायग्राम बहुत मशहूर, जमाना एंड्रियो एनजीओ ने जो मशीन लर्निंग पढ़ाई थी वहां से ली हुई है, और कुछ जो है वो अपनी स्लाइड्स हैं, कुछ एंड्रियो एनजी की स्लाइड्स हैं, तो उसको मिला के ये लेक्चर बनाया कोई 51, लेकिन हम पूरा तो नहीं पढ़ सकेंगे 51, क्योंकि ये एक पूरा लेक्चर है अलग से। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग बेसिकली कब हमें अप्लाई करना होता है? डेटा आपको दिया गया और आपके पास कोई टारगेट क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, यानी यू हैव अ डेटा सेट, और आपके पास इस डेटा सेट में बहुत सारे डेटा सेट आपको मिले होंगे अभी भी, जिसमें आपको डेटा दिया गया है और टारगेट क्लास कोई नजर नहीं आ रही आपको, आप नहीं फाइंड कर पा रहे कि इसमें टारगेट क्लास कौन सी है। ठीक है, तो उस टारगेट क्लास को जनरेट करना, कि भाई हर डेटा अपने किसी ना किसी टारगेट क्लास को मीट करता हो, ये कैसे होगा? तो इसके लिए क्लस्टरिंग की जाती है। अब क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि एक जैसे बिहेवियर वाले, एक जैसे पैटर्न वाले, एक जैसे लोग एक तरफ खड़े हो जाएं। जैसे अगर हम मिक्स करके लोगों को खड़ा कर दें, तो वो कहेंगे भाई आप जो है वो, जो एशियन है वो अलग हो जाए, साउथ एशियन अलग हो जाए, जो बेसिकली मिडिल ईस्ट वाले हैं वो अलग हो जाए, जो यूरोपियन है वो अलग हो जाए, जो फार यूरोपियन यानी कनाडा और अमेरिका वाले वो अलग हो जाए। तो ये सब बेसिकली अपने रीजन वाइज और अपने बेसिकली जीन्स वाइज अलग हो गए।